ओके जी, सो आज हम स्टार्ट ही लेंगे अरे से। मैंने लास्ट टाइम आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाया था और वेरिएबल में ये कहा था कि वेरिएबल कैन स्टोर ओनली अ पीस ऑफ डेटा। एक वक्त में एक या तो वो स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, या वो नंबर स्टोर कर सकता है, या वो फ्लोट यानी पॉइंट वाला नंबर स्टोर कर सकता है, या वो कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। अनलाइक वेरिएबल, अरे इज अ वेरिएबल बट इज कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम। ठीक है, यानी इसकी जो शक्ल है, इसकी डिक्लेरेशन है, वो वेरिएबल की तरह ही होती है। जैसे वार एबीसी लिखते हैं, वार मार्क्स एक्सवाईजी लिखते हैं, वार ए बी लिखते हैं, या लेट ए बी लिखते हैं, या कॉन्स्ट ए बी लिखते हैं। तो इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही होती है, लेकिन इसमें आप एक की बजाय कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अरे इज अ कलेक्शन, अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, समझने सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर यही। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, मैंने उसकी भी सारा तरीन डेफिनेशन बताई थी कि द वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द मेमोरी। जितने भी डेटा स्ट्रक्चर अभी तक इंट्रोड्यूस हुए ना, उनका काम सिर्फ एक ही है कि मेमोरी में ऑप्टिमम तरीके से डेटा को किस तरह जो है वो स्टोर किया जा सकता है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एन अरे। तो मैंने ये सिंपल लास्ट टाइम की थी, लेट मार्क्स, ये अरे का नाम है और मैंने इस अरे के राइट साइड पे ये वैल्यू स्टोर कर दी। मैं अगर इसे कंसोल पे दिखाना चाहूं तो आई विल हैव टू रन इट इन द कंसोल, और That's it. ये है अरे, और इसकी जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है ये उस अरे का साइज है, यानी अरे 5 उसके एलिमेंट्स हैं। और अगर उसमें देखें तो 0th पोजीशन पे 45 है, पर ये 0 1 2 3 ये पोजीशन जो है अरे पर अब खुद अरे को मिलती है पोजीशन, और ये हमेशा 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। और जो आखिरी इंडेक्स होता है अरे का, वो उसके टोटल साइज से एक कम होता है। अरे का साइज 5 है और इसका लास्ट इंडेक्स जो वो 4 है। ठीक है, अब इस अरे के अंदर इस डेटा पर करना हमने वही काम है, कोई ऑपरेशन करना है, कोई डेटा पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, उसको आउटपुट करना है, या इनपुट लेके मजीद इस अरे में डालना है, व्हाटसोएवर। तो अगर मुझे इस अरे की कोई एक वैल्यू डिस्प्ले करानी हो, जैसे 36 है, 36 है, तो मैं क्या करूंगा, अरे का नाम लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी पोजीशन यानी इसका इंडेक्स, अब मैं अरे की पोजीशन को इंडेक्स बोलूंगा। यानी इसकी पोजीशन क्या है, 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3। अगर मुझे 36 पे को डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सेकंड पोजीशन दूंगा, क्योंकि ये 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन पे। नाउ आई शुड हैव द आउटपुट लाइक ओनली 36, नॉट एन अरे। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो मेरे पास 36 यानी उस अरे की एक इंडेक्स को मैंने एक्सेस कर लिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं किसी और इंडेक्स को यानी 5 को एक्सेस करना चाहूं तो पहले तो मुझे ये देखना होगा कि क्या 5 इंडेक्स मेरी अरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये आउटपुट या लाजमी याद रखिएगा, अगर कोई इंडेक्स मेरी अरे में एग्जिस्ट नहीं करता तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, अनडिफाइंड। यानी जिस इंडेक्स को आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो डिफाइंड ही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वजह, मेरी अरे का आखिरी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। तो मैं किसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या किसको डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 को डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज 5 को डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहा हूं जो कि उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो दैट इज वो मुझे क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा, उसके बाद अगर एक मोस्ट कॉमन केस है कि मुझे बेसिकली अगर सारे, बल्कि आपसे मैं सजेशन पूछूंगा, अगर मुझे अरे के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना हो तो कैसे करूंगा। यानी मुझे दिस डिस्प्ले कराना हो सारों को, 45 25 36 58 69। आप ये जवाब नहीं दे सकते कि आप सिर्फ मार्क्स कर दें तो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, बट दैट वुड बी डिस्प्लेड इन टर्म्स ऑफ एन अरे, इन टर्म्स ऑफ अ कलेक्शन। मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है, कैसे करूंगा? एग्जैक्टली, एक तरीका तो ये है कि सादा तरीका या देसी तरीका ये है कि मैं ये करूं और 5 दफा इस स्टेटमेंट को रिपीट करूं। यानी जितने मेरे इंडेक्सेस हैं, ये जितने मेरे इंडेक्सेस हैं, यानी अरे का पहला इंडेक्स मैंने डिस्प्ले कर दिया, अरे का दूसरा इंडेक्स, अरे के तीसरे इंडेक्स को मैंने डिस्प्ले कर दिया, और अरे के चौथे इंडेक्स को मैंने डिस्प्ले कर दिया। बट दैट इज समथिंग, अगर मैं यही करना था तो मैं वेरिएबल ठीक था, फिर अरे पे के तरद्दुद में पढ़ने की क्या जरूरत थी। ठीक है, यानी इस तरह से हमारा आउटपुट अचीव हो जाता है। बट थिंक ऑफ इट कि अगर ये 6 वैल्यू है या 5 वैल्यू है तो दैट्स ओके, दैट मे बी फाइन, दैट स्टिल इज नॉट ओके, बट दैट मे बी फाइन। बट अगर हमें यही काम करना है फॉर द एलिमेंट्स ऑफ 50 एलिमेंट्स ऑफ एन डे, तो फिर क्या हम 50 दफा इनको आउटपुट करते रहेंगे, 50 लाइनें लिखेंगे? दैट्स नॉट द यूज केस एंड दैट्स नॉट द सूटेबल थिंग। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली
बेहतरीन तरीका यह कि इसके लिए लूप इस्तेमाल करेंगे। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी लूप्स अवेलेबल है, मैं प्राइमरी लूप्स को डिस्कस यहां पे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ES6 की जो लूपिंग फंक्शनलिटी है वो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन जो बेसिक तरीन किसी भी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में लूप है वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप को हम यहां पे देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये किसी भी प्रोग्रामिंग में आप कर सकते हैं, लेट आई इक्वल्स टू, ये काउंटर वेरिएबल होता है, आपको पता है लूप ने कहीं ना कहीं स्टार्ट होना होता है, कहीं ना कहीं उसे एंड होना होता है जाके। सो यहां पे मैं सेकंड पैरामीटर कंडीशन दे देता हूं, आई इज लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये लूप कितनी दफा चले, 0 से स्टार्ट हो और कितनी दफा चले। वैसे यहां मैं मैन्युअली कर सकता हूं, कितनी, 4 या इनफैक्ट 5, मुझे पता है कि अरे की लेंथ कितनी है, लेकिन अगर अरे की लेंथ पता ना हो तो फिर बेहतर है कि आप उसको इस तरह डायनामिक रखेंगे, कल कल अगर अरे की लेंथ ग्रो भी कर जाए, 4 से बड़ी भी हो जाए, तो ये मार्क्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी है किसी भी अरे की, ये हर अरे की क्या करती है, लेंथ को कैलकुलेट करती है, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहां पे करता हूं जी आई प्लस प्लस, एंड देन मैं यहां पे करता हूं वही स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग, या मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकता हूं या मैं अलर्ट कर सकता हूं, बट अलर्ट में डेफिनेटली आपको पता है जी कि वो, अब मैं यहां पे करूंगा मार्क्स ऑफ आई। उसकी वजह मैं कहता हूं कि मार्क्स अरे का नाम है और आई क्या है, लूप का हर आइटरेशन में चेंज होता हुआ इंडेक्स, यानी पहली आइटरेशन में क्या होगा, मार्क्स ऑफ आई 0, दूसरी आइटरेशन में क्या होगा, मार्क्स ऑफ 1, तीसरी आइटरेशन में क्या होगा, मार्क्स ऑफ 2। ये क्लियर है ना? इसमें कोई मसला मसला नहीं होना जी। अब अगर मैं यहां पे वापस आऊं और यहां पे आके देखूं तो एज इट इज वही आउटपुट है, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 लाइन्स आई हैव ओनली रिटन 1 लाइन, ठीक है। ये तो लूप है ना। अगर इसकी ब्यूटी ये है कि यहां पे अगर एलिमेंट्स बढ़ भी जाएं तो अब मुझे और कहीं भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, लाइक सो, ठीक। अच्छा, अब जो एक और इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है वो ये है कि मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास, मैं जरा इसको थोड़ा सा मजीद इसके साथ खेलता हूं ताकि अरे को, मैंने कहा कि अरे पे और ऑब्जेक्ट पे और फंक्शंस में मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, बिकॉज यही तीनों एसेंस है जावास्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग की, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग ही हम करेंगे रिएक्ट में, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की एसेंस ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट में दी एक ब्लैंक अरे या एम्प्टी अरे और मैंने उस पर लूप को ट्रैवर्स कराया, तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ऑब्वियसली आई एम नॉट हैविंग एनी अरे। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस अरे में प्रोग्रामेटिकली कोई वैल्यू डालूं, आई एम नॉट सपोज टू राइट अ वैल्यू, यानी जहां जो हम प्रोग्राम लिखते वक्त वैल्यू दे देते हैं इसको हम कहते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, मैं हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देना चाहता, बट और नहीं नॉर्मली दी जाती है क्योंकि प्रोग्राम लिखते वक्त किसी को नहीं पता होता कि जी कितनी वैल्यूज आनी है और कौन सी वैल्यूज आनी है। अगर पता हो भी तो उसको हम हार्ड कोड कभी भी नहीं करते, उसको हम कोशिश करते हैं कि डायनामिक रखें ताकि यूजर को जितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। तो अरे के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, और अगर आपने, हाँ, अब ये जो आप नेट से कंसल्ट करने की बात कर रहे थे ना, ये चीजें जो बता रहा हूं ये लाजमी आपने नेट से देखनी है। अरे के बिल्ट इन फंक्शन, यानी अरे पे कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, बिकॉज हम सारे फंक्शन पढ़ने बैठ गए तो हमारे सारा टाइम इसी पे हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ फंक्शंस जो मोस्ट कॉमन में यूज करूंगा उनकी एग्जांपल देके साथ तरीका बता दूंगा कि कैसे आपने चेक करना है कि अरे का ये फंक्शन क्या करेगा और अरे का ये फंक्शन क्या करेगा अरे के। तो मैं यहाँ पे हूं, जो बेसिक नॉर्मली रिसोर्स है वो ये जावास्क्रिप्ट अरे का रेफरेंस है, ये देखें जावास्क्रिप्ट अरे में कॉनकैट कंस्ट्रक्टर कॉपी विद इन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन जो मतलब कोई भी जिसके नाम के साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ जाए, ये सारों के साथ नजर आ रहे हैं, कॉनकैट कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं है, तो बता सकते हैं क्यों? अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहीं भी पढ़ी है तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सर कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली होता क्या, पहले ये इसको छोड़े, पहले कंस्ट्रक्टर बताए होता क्या? हर क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, हर क्लास में एक इम्प्लिसिट फंक्शन मौजूद होता है, यानी हम फंक्शन बनाए या ना बनाए, जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर एक फंक्शन ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट कहते हैं किस चीज को, समथिंग दैट यू डोंट डिफाइन। दो वर्ड्स होते हैं, एक इम्प्लिसिट होता है और एक इसका मतलब एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट का मतलब है बिल्ट इन, अंडरस्टूड, जिसको आप डिफाइन, और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, जिसको खुद आप डिफाइन करें, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप दें।
तो हर क्लास में जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, बाय द वे हम क्लासेस बनाने नहीं वाले इसलिए परेशान नहीं होना, लेकिन अगर क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लासेस को सपोर्ट करती है, जब आप क्लास बनाते हैं तो क्लास में एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये होता ही होता है और ये होता ही फंक्शन है, लेकिन एक स्पेशल फंक्शन होता है। इसलिए इसके साथ नॉर्मली पैरेंथेसिस लगाए या ना लगाए, पता है यार ये है ही फंक्शन है और ये खुद होता है। एनीवेज बाकी सब के साथ देखिए, कॉपी विद इन, एंट्रीज, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स, फॉर ईच, फॉर्म, फ्रॉम, इनफैक्ट, इंक्लूड, ये सारे अरे के फंक्शंस हैं। सो आई विल बी यूजिंग देम नॉट इन सीक्वेंस, इनफैक्ट आई विल बी पिकिंग any one of these in fact based on my requirements and will be using in my case scenarios in fact just to let you know what actually the use case of that particular thing is. Anyways, so मैं यहां पे मेरे पास array है marks और मैंने अगर नाम लिखकर empty square brackets किसी वेरिएबल को असाइन कर दूं तो इसका मतलब मैं एक empty array को डिक्लेयर कर रहा हूं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये भी होता है, array को डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका ये भी होता है, कैपिटल array के साथ आप ये लिखें और न्यू के ऑपरेटर के साथ भी करते हैं आप, सिंपली न्यू अरे। अरे बट दिस इज वेरी सिंपल लुकिंग थिंग कि आप सिंपली अगर इस तरह की चीज देखें तो परेशान नहीं होगा, वो भी अरे ही होगी, एक ब्लैंक अरे। अब मैं चाहता हूं कि इस ब्लैंक अरे में मैं क्या करूं, खुद एक वैल्यू डाल दूं। तो मैं क्या करूंगा, अरे का नाम लिखूंगा विच इज मार्क्स डॉट, इसका मेरे पास बहुत सारे बिल्ट-इन फंक्शन है। अब देखिए जो बिल्ट-इन फंक्शन मैंने W3 स्कूल से जाके दिखाए हैं वो सारे के सारे यहां भी आ रहे हैं, कॉनकैट, कॉपी विद इन, एंट्रीज, एवरी, फिल, फिल्टर, मेक सेंस। ये सारे के सारे बिल्ट-इन फंक्शन है जो अरे पे अप्लाई हो सकते हैं। अभी मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसका एक फंक्शन कॉल करूं अरे डॉट पुश। पुश का मतलब क्या है कि मैं अरे में कोई चीज पुश करना चाहता हूं। अरे बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन है, एक सेट ऑफ कंसेक्टिव लोकेशन है। अरे क्या है, बेसिकली मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस है। तो जब मैं पुश करूंगा तो एक वैल्यू किधर जाएगी, उस सेट ऑफ लोकेशंस के एक बॉक्स में फिल हो जाएगी, दूसरी वैल्यू पुश करूंगा तो उसके दूसरे बॉक्स में, तीसरी तो तीसरे, क्योंकि ये डायनामिक अरे है तो जितनी पुश करता जाऊंगा अरे का साइज उतना ग्रो होता जाएगा, पहले से प्री डिफाइंड साइज अरे का नहीं है। तो मैंने यहां पर लिखा जी 14, लेकिन जब ये लाइन चली तो मेमोरी में एक एम्प्टी अरे इनिशियलाइज होगी। अब उसके बाद मैंने 14 लिखा तो ये 14 उस अरे के 0th इंडेक्स पे जाके स्टोर हो गया। तो अरे का नया साइज क्या हुआ, 40, अरे का नया साइज क्या हुआ, 31। साइज का मतलब ये होता है कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अरे लेंथ का क्या मतलब होता है, अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। लेट मी शो यू। मैं इस लूप को थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूं और मैं यहां पहले मैं कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं करता हूं जी मार्क्स डॉट लेंथ। अच्छा, अरे में दो चीजें आप देखेंगे अरे के साथ यूज होती है, डॉट के ऑपरेटर के साथ, एक प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज और दूसरे फंक्शंस। अरे के साथ यूज होती हुई दो चीजें देखेंगे, एक प्रॉपर्टीज और दूसरे। अच्छा, अगर किसी को प्रॉपर्टी फंक्शन में मसला है तो मुझे बता दें, पहले उनको एलैबोरेट करो। आपने क्लासेस तो पढ़ी है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको जरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन समझा देता हूं, थोड़ी सी, हल्का सा 2 मिनट लगेंगे आपको, सारी कहानी सीधी हो जाएगी। बेसिकली प्रोग्रामिंग पैराडाइम है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें हम हर चीज को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट समझते हैं। अब मिसाल के तौर पे क्योंकि हम जाहिर है रियल लाइफ के करीब तरीन होना चाहते हैं, तो हम जितनी चीजें अपने सराउंडिंग में देखते हैं सारी की सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, हर वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। फिजिकली एग्जिस्ट करने का मतलब उसका कोई उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, या वो कोई जगह ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, या कुछ आई मीन कोई मैस रखती है, जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन है, यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन है उसकी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ ये मेरे पास माउस है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने हेडफोन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पेंसिल है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन है क्या है, ठीक है, यासिर है क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब हर चीज ऑब्जेक्ट है तो प्रोग्रामर ने ये कोशिश की तो हम प्रोग्रामिंग में भी हर चीज को इन टर्म्स ऑफ क्या समझे, ऑब्जेक्ट समझे, जस्ट ताकि रियल लाइफ के करीब तरीन हम पहुंच जाए। अब एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए हमें, मतलब मैं आपको कहता हूं जी, लेट सपोज मैं गाय का एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, तो जब मैंने गाय बोला तो आपके ध्यान में क्या आया, दूध देती है, वेरी गुड। गाय का मतलब आपके ध्यान में एक स्केच बन गया ना, एक बड़ा सा जानवर होगा, उसकी 4 टांगे होंगी, थनों तक पहुंचेगा, दूध देगी ना। पहले तो ऐसा बड़ा जानवर छोड़ के तो ट्रैक जाना, दूध तक पहुंच गए, ठीक है, एक मतलब पूरा स्केच आ जाएगा ना, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
तो आपके जहन में जो है यार एक बड़ा सा जानवर होगा, उसकी 4 टांगें होंगी, उसका लंबा सा मुंह होगा, 2 आंखें, 2 कान, इनफैक्ट उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, ठीक है, घास खाती है, वो दूध देती है, ठीक है। तो उस गाय को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ी? 2 चीजों की। एक उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है उसकी? गाय का साइज, गाय की नस्ल, नस्ल का नाम, गाय का कलर, समझ आ गया? ये क्या है? गाय की प्रॉपर्टी। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आपके सामने नाम दिया जाए तो ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। दूसरी चीज क्या है? उसके बिहेवियर के साथ। दूध देना उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसका बिहेवियर है। समझ आई बात? अच्छा, मैं इससे भी जरा आगे चलता हूं। एक इंसान का, लेट्स सपोज आप कहीं दूसरी मखलूक से, आपको नहीं पता इंसान क्या होता है, जब मैं आपको कहूं ह्यूमन बीइंग, तो आपके जहन में कुछ खास चीज आएगी, कुछ खास प्रॉपर्टीज, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। यार ह्यूमन बीइंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या? उनकी 2 टांगें होती हैं। ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग देखा जिसकी 4 टांगें होती हैं? या 3 टांगें होती हैं, ठीक है। तो उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। मिसाल के तौर पे हाइट, मेरा नाम मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरा कलर, मेरी कास्ट, ये सारी की सारी चीजें क्या है? जो मुझे एक्सप्लेन करती हैं, जो किसी एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लेन करती है। किसी एक ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए हमें प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। फिर मेरे कुछ बिहेवियर भी है। ह्यूमन कैन वॉक, ह्यूमन कैन टॉक, ये एक्शन है। बिहेवियर में किसको बोल रहा हूं? एक्शंस को बोल रहा हूं, जो एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चीजें चाहिए? 2। एक उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, दूसरा उस ऑब्जेक्ट की बिहेवियर या फंक्शन या एक्शंस। समझ आई बात? प्रॉपर्टीज और एक्शंस, प्रॉपर्टीज और एक्शंस। जब भी आपके सामने ऑब्जेक्ट का नाम लिया है, 2 ही चीजें, प्रॉपर्टीज और एक्शंस, प्रॉपर्टीज और एक्शंस, ठीक है। मजीद डिटेल में ऑब्जेक्ट्स के जब वो टॉपिक पे आऊंगा तो वहां ये चीजें मजीद क्लियर करूंगा। एनीवे, अरे इज एन ऑब्जेक्ट, अरे इज एन ऑब्जेक्ट। इवन दो बाद में जाके मैं ये कहूंगा फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। सो अभी ये लफ्ज आपने शायद पहली दफा सुना होगा कि सर मेरे को नवी कहानी सुना रहे हो, अरे इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें होती हैं? ऑब्जेक्ट में 2, कौन कौन सी? फंक्शन और प्रॉपर्टीज। फंक्शंस, एक्शंस और बिहेवियर, ये एक ही चीज का नाम है, ठीक है। आप एक्शंस और बिहेवियर्स ये अपनी आप कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, और जो फंक्शन है वो प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं 2 ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। आपने एक लफ्ज और इनकैप्सुलेशन सुना होगा कभी, फिर इनकैप्सुलेशन की भी कहानी सुनाऊंगा आपको कि वो भी ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेटेड होता है। एनीवेज, सो अरेज आर ऑब्जेक्ट्स। जब अरेज ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ भी 2 चीजें एसोसिएट हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। ये इसका मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, ओके ना। अरेज के साथ 2 चीजें एसोसिएटेड होती हैं, या ऑब्जेक्ट के साथ 2 चीजें, प्रॉपर्टीज और एनीवे। तो अब मैंने पहले क्या किया, मैंने सिंपल देखें एक अरे डिफाइन की और उस अरे को एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक एम्प्टी अरे इनिशियलाइज की। अब मैं उसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं, आउटपुट क्या आएगा? उसके आउटपुट आएगा जो भी इंडेक्स में होगा। नहीं, जो भी इंडेक्स में होगा, इस केस में आउटपुट क्या आएगा? ये क्यों नहीं समझ रहे आप? मार्क्स डॉट लेंथ का मतलब क्या कह रहे हैं? अरे लेंथ का मतलब क्या है? अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इस क्लास की लेंथ कितनी है? इस वक्त कितने लोग बैठे हुए? 4। तो आप गिनेंगे ना, 1 2 3 4, तो वो क्या कहलाएगी उस क्लास की? लेंथ। तो मार्क्स की अरे है, अगर क्लास खाली हो जाए, आप सारे बाहर चले जाए, हम मेरे समेत बाहर चले जाए, तो हम इस काउंट करें अंदर क्या है? 0। तो लेंथ क्या होगी? तो अरे डॉट लेंथ, लेंथ अरे की प्रॉपर्टी है। इस तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पे आप एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल, नेम क्या है? अशबा। तो मैं कहूंगी अशबा की लेंथ कितनी है? तो लेंथ क्या है? आपकी प्रॉपर्टी ने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट की 2 ही चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी और बिहेवियर। मैं कहूं आपका वेट कितना होगा? फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली कोई 17 किलो होगा। मतलब सुभान अल्लाह, तू भी लड़कियां वजन छुपा रहे हैं, 70 हो गया तो की हो जाती। एनीवे 65 किलो हो गया, 60 किलो होगा, 60 किलो वजन है। तो ये वजन वेट क्या है आपका? ये प्रॉपर्टी है ना। मतलब वाई आर यू हेजिटेंट यार, बी वेरी कॉन्फिडेंट। ये एक प्रॉपर्टी है आपकी। आपका कलर, स्किन कलर क्या है? मतलब सांवला है,
मुंह चिट्टा भी नहीं था, मुंह काला भी नहीं, ये क्या है? प्रॉपर्टी है। आपकी कास्ट जो भी है वो क्या है? मे भी आपकी प्रॉपर्टी, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट, आपका फोन नंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज है आपकी, ठीक है। तो कुछ है जो इंट्रिंसिक है, कुछ है जो एसोसिएट की गई है दुनिया में आने के बाद, वगैरह वगैरह। तो एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट के टर्म में उनको प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो अब अरे की एक प्रॉपर्टी है लेंथ, जिससे अरे के अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स की तादाद का पता लगता है। तो अभी अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? कुछ भी नहीं है, तो लेंथ क्या आएगी? 0। इसीलिए कंसोल लॉग में मुझे क्या मिल रहा है? 0। लेंथ इज 0, दैट्स इट। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे लेट सपोज ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, अब लेंथ कितनी होगी? 2 क्यों? सर उसके में 3 एलिमेंट्स है, इंडेक्स नंबर वो 2 तो इंडेक्स तो वो आउटपुट नहीं देता, वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आउटपुट में देता है, यानी लेंथ 3 ही होगी, क्योंकि एलिमेंट जितने पड़े हैं वो 3 है, लेकिन इनकी पोजीशंस 0 से स्टार्ट होकर 2 पे एंड होती है। इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, काउंट तो 3 है ना। अरे डॉट लेंथ बेसिकली दैट गिव्स द काउंट ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड एन अरे, मेक सेंस? अब ये देखिए क्या 3, तो अरे डॉट लेंथ क्या करती है? बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एन अरे वो रिटर्न करती है। अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में इतने डेप्थ के साथ। अच्छा, अब हम इस पे जाते हैं। मैंने कहा था मैं प्रोग्रामेटिकली अरे का साइज ग्रो करूंगा। अब अगर मैंने ये 3 था तो मैंने इसमें किया मार्क्स, यानी वही अरे, और उसमें पुश कर दो क्या 14, और अगर मैं इसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग करूं तो अब क्या आउटपुट मिलेगा? अब क्या आउटपुट मिलेगा? कंसोल डॉट लॉग, इसमें 3 मिलेगा। इसमें 3 मिलेगा? नहीं, इसमें सर 3 नहीं मिलेगा। इसमें जो है मार्क्स के टोटल आ जाएंगे, और अब लेंथ है तो अब ये 3 शो करेगा, क्योंकि इसके में 3 है। ऊपर क्या शो करेगा? 2 लॉग है, पहले वाले कंसोल लॉग में क्या शो करेगा और दूसरे वाले कंसोल लॉग में क्या शो करेगा, ये बताओ। ये एक कंसोल लॉग है और एक ये कंसोल लॉग है, दोनों में क्या शो करेगा? ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं जी। पहले वाले में ये 3 शो करेगा और दूसरे वाले में ये जो है 14 या 13 शो करेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन से उबैद है शायद, उबैद इज द राइट वन। मतलब ये बेसिक चीजें बेटा, इन पे मुझे टाइम नहीं लगाना चाहिए, आपको ये समझनी पहले। ये वाली जब चलेगी ना तो देखें, ये मार्क्स है, गिन लेना, मतलब 7 3 पेंडू वाला काम करे, मतलब समझे कि मैं बिल्कुल ही पेंडू, गिन ले, 1 के 2 के 3 अंगलियां से गिन लो भाई, ठीक है 3 हो गए। अब जब, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अभी तक मैंने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग तो शुरू नहीं की, ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। अब ये 2 प्रोग्रामिंग, ये 2 लफ्ज भी आपके ज़हन में डाल देता हूं ताकि फ्यूचर में हम ज्यादातर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करेंगे। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग या सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जो लाइन पहले आएगी वो पहले चलेगी, जो बाद में आएगी वो बाद में चलेगी, जो उसके बाद, यानी ये सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, एक लाइन एक सीक्वेंस में चलती है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं। एसिंक्रोनस नहीं है कि एक लाइन में अगर टाइम लग रहा है तो वो उसको एग्जीक्यूशन में डाल के तो बाकी लाइनें सारी एग्जीक्यूट करता है, जब वो पहले वाली जिसको वो डाल के थ्रेड में डाल गया, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो चलेगी। तो ये एसीक्वेंस, ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, दैट इज समथिंग वी विल टॉक अबाउट। बट पहले नंबर पे कौन सी लाइन चलेगी? 39, क्योंकि इससे ऊपर कोई लाइन ही नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट की पहली लाइन यही है। 39 चलेगी तो क्या होगा? एक अरे इनिशियलाइज होगी, उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 3, मेक सेंस? जब ये दूसरी लाइन चलेगी तो ये इस मार्क्स को पकड़ेगा और उसकी लेंथ काउंट करेगा, कितनी है? 1 2, तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर देगा? डिस्प्ले हो गया। फिर ये आएगा, मैं उसी मार्क्स को पकड़ रहा हूं, वेरिएबल नेम चेंज नहीं हो, और उसमें क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं, या उसी मार्क्स को पकड़ो, उसमें क्या कर दो? क्या कर दो? पुश 14 जी। तो ये जो पुश का जो फंक्शन है, क्या ये प्री डिफाइंड का फंक्शन है? प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको हमेशा ये वैल्यू हमेशा वैल्यू एंटर करना, बिल्कुल प्री डिफाइंड फंक्शन है। और मैंने आपकी ये लिस्ट साथ खोल के रखी हुई है, और या रिकमेंड किया है कि जो चीज मैं बताऊं वो बेशक गूगल करे, वैसे जो मर्जी गूगल करे, लेकिन आपका सीक्वेंस और डी ट्रैक होने का खर्चा है पहले कुछ दिन, जब आप थोड़े से ट्रेन हो जाए तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये देखें, ये सारे के सारे फंक्शन अरे के बिल्ट इन है, जावास्क्रिप्ट अरे, जेएस अरे, कॉन्कैट, और यहीं से मैंने उठाया, देखिएगा कहीं यहां पे होगा आपका पुश का फंक्शन, ये पुश। और अगर आप, मजे की बात, इसको क्लिक करेंगे ना, इनफैक्ट मेरे लेक्चर के बाद भूल भी जाता है, आप सिंपली करें कि पुश इन जावास्क्रिप्ट, वो खुद बहुत सारी कहानी बना देगा। देखिएगा ये क्या कह रहा है? द पुश मेथड एड्स न्यू आइटम्स टू द एंड ऑफ एन अरे।
मतलब आपका सवाल इसके बाद ये हो सकता है ना, ये कहाँ ऐड करता है, शुरू में, दरमियान में, एंड पे। अब इसके बाद आपके बहुत सारे और सवाल होंगे जी, सर जी बस जरा जब आ जाएगी तो बस शरारतें तो बंदे को आती है, सर जी जब शुरू में ऐड करना चाहे तो क्या करेंगे, दरमियान में ऐड करना चाहे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए और बहुत सारे फंक्शन है, स्लाइस है कि आप अरे की किसी भी पोजीशन पे किसी भी इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ये तो अभी जो मैं इतना डेप्थ में ये बात बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं बेटा कि अरे ऑब्जेक्ट फंक्शन आपके स्ट्रांग हो गए तो आपको सारी जिंदगी फंक्शनल प्रोग्रामिंग या रिएक्ट जेएस में मसला नहीं होगा, इसलिए इस पे इतना जोर लगा रहा हूं। तो पुश आपके सामने ही है। अच्छा, पुश मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ एन अरे। जाहिर है जब नया आइटम डलेगा तो पहले उसकी लेंथ कुछ और होगी, एक चीज नई आएगी तो नई लेंथ क्या होगी। तीसरा, पुश मेथड रिटर्न्स जरा पहली लेंथ। अब ये तीनों चीजें यहां साबित कर ले। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, मैंने कंसोल डॉट लॉग की तो 3 डिस्प्ले करेगा, अभी दिखाऊंगा। अब मैंने किया मार्क्स डॉट पुश, एक एलिमेंट डला, लेंथ क्या होगी, बढ़ गई, यहां क्या आएगा 4। दैट्स वेरी सिंपल। अगर मैं यहां पे जाऊं और यहां पे जाऊं तो पहले इसने दिया 3, फिर इसने दिया 4, इसमें मुश्किल थी। तो अरे इज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट नहीं समझ आ रही, कोई मतलब नहीं, इस चीज को छोड़ दें, इस लाइन को छोड़ दें, मतलब जस्ट लेट मी टेक माय वर्ड बैक कि अरे इज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ की और C++ की, जावा की, C# की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की है वो बहुत सारी सिमिलर है, कुछ डिफरेंट भी है। मतलब अरे मे नॉट बी कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन C++। ये नहीं हो कि आप उससे कंपेयर करने के वो सर ने यूनिवर्सिटी में तो कुछ और समझाया था, ये सर को नहीं कंडीशन आ रहे। ठीक है, तो आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दिस डेफिनेशन में वेरी। तो उन लैंग्वेजेस का नाम साथ इसलिए वो आपने पढ़ी नहीं, आपको बेसिक्स मालूम उनकी चीजों की है। एनीवेज, अब अगर मैं यहां पे फिर कर दूं तो मुझे ये बताइए, ये होगा 2 एलिमेंट्स डायरेक्ट डालना चाहूं तो होगा? सर वो डायनामिक एरे नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको ये मुझे कैसे पता चला नहीं होगा? वेरी गुड उबैद, आपने ठीक आंसर दिए। सर क्योंकि एरे में जो है हम सिंगल लाइन। अच्छा देखिए, जो चीज मैं बिल्कुल ठीक है, आपसे सवाल जवाब ठीक दे नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। सवाल पूछने या सवाल करने का मकसद ये है कि आपको बेसिकली ये पता हो कि जब कोई चीज डिफाइन होती है, इसने एरर देना चाहिए वैसे, लेट मी चेक whether it added it or not. एक, दो, तीन, चार, पांच, 6। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेरा ख्याल था कि नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, समझाने की बात क्या है, जब आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं ना, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए। कहां से पता लगेगा? डॉक्यूमेंटेशन से। ये जहां जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में वो मेथड लिखा हुआ है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से पता हो कि यार क्या ये 1 पैरामीटर लेता है, 2 लेता है, 3 लेता है, 4 लेता है या 5 लेता है। 2-3 चीजें पता होनी चाहिए फंक्शन के बारे में। कितने पैरामीटर लेता है, कितने मैंडेटरी है, कितने ऑप्शनल है। कितने पैरामीटर लेता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने ऑप्शनल है, यानी अगर आप 1 पास करते हैं तब भी चलेगा, 2 पास करते हैं तब भी चलेगा, 3 पास, इसका मतलब है सारे ऑप्शनल है। अगर कुछ नहीं पास करेंगे तो फिर ऐड ही कुछ नहीं होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि जब आप किसी फंक्शन जावास्क्रिप्ट को पढ़ें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में 2-3 चीजें देखें। क्या? कितने पैरामीटर लेगा। अच्छा, ये पैरामीटर कितने लेगा, मेरे ख्याल में इसको ऐड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी इससे पहले यूज नहीं किया। आई यूज्ड इट ओनली फॉर पुशिंग वन सिंगल एलिमेंट एट अ टाइम, बट that's something which is allowed and which it can do. अच्छा, ये कर ही रहा है तो हम शरारत करके देखते हैं, 3 भी करके देखते हैं फिर। ठीक है, whether it is in fact inserting 3 elements at a time or not. अब अगर ये तीनों एलिमेंट एंटर करेगा तो 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास क्या लेंथ होनी चाहिए? लास्ट वाली 7, which it is doing. इसका मतलब ये है कि पुश जो है वो आप एक एलिमेंट नहीं बल्कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। कहां है एंटर होंगे सारे के सारे? लास्ट पे। अब हम पूरी अरे देखते हैं कि पुशिंग के बाद अरे क्या बन गई है, अरे की शक्ल क्या बन गई है।
log है। log, that's great. हमने यहां से शुरू किया था 14 एक सिंगल पुश किया था और ये तीनों इकट्ठे पुश किए थे, तो ये सारे के सारे कहां ऐड होते जा रहे हैं? सबसे एंड पे ऐड होते जा रहे हैं। दैट मेक सेंस। अच्छा, इसकी ये डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, अदरवाइज इन्होंने भी बतानी चाहिए थी कि पुश में क्या। अच्छा सॉरी, बताई दिया ना, नीचे देखें सिंटैक्स में। हमारा मतलब है कि हम डॉक्यूमेंटेशन कम ही पढ़ते हैं। अब सिंटैक्स में क्या है कि अरे का नाम लिखिए which was in my case marks डॉट पुश, पहला आइटम कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा, उसने कोई लिमिट नहीं दी हुई, एक्स दिया हुआ है। एक्स का मतलब क्या है? 1 से लेके एक्स नंबर, यानी एनी नंबर जिन्हें मर्जी पुश करना चाहो तुम कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, आइटम 1 क्या है। अच्छा, इनको ये तो पता ना, बिल्ट इन फंक्शन में जो हम वैल्यूज पास करते हैं ब्रैकेट में फंक्शन के अंदर, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। ये सॉरी, ये फंक्शंस कैन टेक पैरामीटर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया जी? अरे के अंदर पुश और अरे की जो वो है प्रॉपर्टी। इसके अलावा अरे के कुछ और फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। अब जरा डॉक्यूमेंटेशन को साथ साथ कंसल्ट कर ले। तो आपने क्या कहा है अभी? पैरामीटर हो गया क्या? प्रॉपर्टी क्या उसकी क्या है? नहीं, पैरामीटर्स मतलब फंक्शन में पैरामीटर पास किए जा सकते हैं, 1 2 3 मल्टीपल। आपने अभी कुछ कहा था, तुमने प्रॉपर्टी कहा था, प्रॉपर्टी असली अरे में कुछ प्रॉपर्टी है। नहीं, वो तो अरे के ऑब्जेक्ट्स की बताया था ना। ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होती हैं, एक ऑब्जेक्ट के फंक्शंस और दूसरी उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक होगी बात? सो आई होप कि आप तो पैरामीटर को प्रॉपर्टी कह सकते हैं, मतलब पैरामीटर जो ले रहा है उसकी प्रॉपर्टी है। नहीं, उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती पैरामीटर। ये सारे फंक्शन आप लगा सकते हैं और आई बिलीव कि आप इनको। अब अच्छा, इसमें एक चीज और देखें, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उनका ये लेफ्ट साइड पे बॉक्स देखें डिफरेंट है, और जो फंक्शन है उनका बॉक्स डिफरेंट है। और अगर सामने देखें तो ये लिखा हुआ भी है, ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, मेथड और फंक्शन में क्या फर्क है? फर्क है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सर मेथड भी किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए होता है और फंक्शन भी। बड़ा बारीक सा डिफरेंस है जी। ऑनलाइन में कोई बताना जाए, यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, मेथड और फंक्शन में तो फर्क है। ऑनलाइन पढ़ी है, तो मैं भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट जो ऑनलाइन है उनसे पूछना महीने बाद कैसा प्रोग्रेस है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। एक स्टूडेंट तुर्की से पढ़ता है, वैसे एक अफगानिस्तान से पढ़ता है, एक पता नहीं मलेशिया के कहाँ बैठा हुआ है। उनसे जाके एक्सपीरियंस पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो क्लास में लगा के तो फिर सो रहे होते। चले तो मेथड और फंक्शन में फर्क जी, ऑनलाइन वाले चले साहब, मेथड और फंक्शन में फर्क पूछ रहा हूँ जी सर। मैं आप गूगल करके बता दे, चले कर ले यार। आई गिव यू टाइम। जी नहीं बेटा, थोड़ा सा फर्क होता है। अभी तक लोग एक ही समझते हैं, बहुत सारे लोग एक समझते हैं। अच्छा ठीक हो गया, चले जरा मैं थोड़ी देर में बाकियों से जवाब ले लूं, मैं डिस्क्राइब करता हूँ बेटा। एक नहीं होते, मतलब एक ही होते हैं बहुत सारे मीनिंग में, लेकिन कुछ फर्क भी होता है बीच में डेलिकेट से। सर फंक्शन कैन पास द डाटा हाँ, एंड द मेथड कैन ऑपरेट द डाटा। फंक्शन कैन पास द डाटा, मेथड कैन ऑपरेट द डाटा। यही तो मतलब है ना गूगल का, और रेलेवेंट है, मतलब कि समझ लो ये दोनों मतलब सेम है। फंक्शन क्या डाटा पे ऑपरेट नहीं कर सकता? मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है ऐड का, उसको मैं 2 पैरामीटर देता हूं, num1 और num2, तो क्या वो उन 2 पैरामीटर को प्रोसेस नहीं करेगा, यानी उनको ऐड करके वैल्यू रिटर्न कर दे, तो फंक्शन कैन ऑपरेट द डाटा। इज इट और नॉट? मेथड को भी अब ये num1 और num2 दे, दोनों वैल्यू दोनों में ऐड करके रिटर्न कर देगा। फर्क क्यों? अच्छा बेटा, फर्क सिर्फ ये है, मेथड आर एसोसिएटेड विद द क्लासेस, फंक्शंस आर नॉट। यानी फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात ही ना करूं, वैसे कोई फंक्शन लिख दूं, उसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड, तो मेथड वो होते हैं जिनको किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके उस इंस्टेंस के साथ एसोसिएट किया जाता है। यूं समझे कि अगर फंक्शन और मेथड तब तक सेम होते हैं जब क्लास का जिक्र बीच में नहीं होता। जब हम किसी फंक्शन ही को क्लास के साथ एसोसिएट करते हैं तो मेथड बन जाता है। या क्लास के साथ एसोसिएट करने का तरीका क्या है? सिंपली ऑब्जेक्ट के साथ लगा देना उसको। समझ आइए ऑनलाइन? उज़ैर और फर्क भी समझ आ गया? अच्छा, उज़ैर और उबैर भाई
को समझ आ गई या नहीं कि फंक्शंस नॉर्मल होते हैं? यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा, लेट मी चेक, मैं यहां प्रैक्टिकली रिपीट कर देता हूं। मैंने एक फंक्शन लिखा, लेट्स सपोज दिस टेस्ट, ये और मैंने इसमें लिखा जी फॉर एग्जांपल रिटर्न ए प्लस बी, ये दो पैरामीटर लेगा ए बी। ये फंक्शन है, आपका मेथड नहीं है, ठीक है? अब मेथड बना के दिखाता हूं। सॉरी, आपके पास एक क्लास है और उस क्लास का नाम है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, और उस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल दो प्रॉपर्टीज हैं, लेट रोल, अभी एरर को छोड़िएगा बस, लेट रोल नंबर 90 है और नेम इक्वल्स टू दिस है, और कम बैक टू दिस, और इसको मैं कहता हूं जी सर स्टूडेंट के आगे इक्वल टू डाली है, हट जाएगा। अभी मैं वही कह रहा हूं, इधर इक्वल टू क्लास में कैसे इक्वल टू होता है? पागल नहीं हो गए? सर को मैं इंटरनेट पे देखा था। अबे छोड़ यार, इंटरनेट पे देखा वो एरो फंक्शन, पता नहीं एरो फंक्शन है, मैं भी पढ़ूंगा। वो ये नहीं होता, वो ये होता है बेटा जी, क्या कहूँ मैं आपको, अभी आया कि इग्नोर कर दो तो वो ये होता है। ये होता है, दिस इज कॉल्ड एरो फंक्शन, दिस इज नॉट अ क्लास, इट हैज नथिंग टू डू विद द क्लास। ये फंक्शन का एडवांस स्टाइल है फंक्शन लिखने का। पहले तो मैंने लिखा जी फंक्शन, इसको भी मैंने लिखा जी टेस्ट, और इसको मैंने लिखा ये, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी दिस। तो अब अगर मैं इसमें कहूं फॉर एग्जांपल रोल नेम, और फिर मैं इसको लिखूं जी दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल, या दिस डॉट नेम। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको समझ आ रही होगी, मैंने क्या लिखा, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, टेस्ट को, ये नहीं कॉल होगा, वजह ये किसी क्लास के अंदर है, और किसी भी क्लास के फंक्शन को मैं उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उस क्लास को इंस्टेंशिएट ना करूं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करूं, इंस्टेंस क्रिएट ना करूं, तब तक मैं क्लास की किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्लास से बाहर अगर मुझे इसे इस्तेमाल करना है तो मैं फिर कॉन्स्ट करूं या लेट करूं, कुछ भी करूं, लेट ओबीजे न्यू स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूं दिस। अब ये टेस्ट मेथड है और ये फंक्शन है। फर्क क्या हुआ कि मेथड को मैंने एसोसिएट किया किसी क्लास के साथ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। सो मेथड आर एसोसिएटेड टू एन ऑब्जेक्ट और अ क्लास। एक ही बात है, ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करें तो ऑब्जेक्ट किसका होता है? क्लास का ही होता है ना। तो अब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं कि मेथड इज एसोसिएटेड टू क्लास और ऑब्जेक्ट, तो एक ही बात है। सो मेथड इज एसोसिएटेड टू द ऑब्जेक्ट and object is indirectly associated with the class. Function is not associated with the class. So there is this delicate difference is there in fact between object, between method and a function. जी आप किसी ऑनलाइन को मसला हो तो बता दें, मैं मिटाने लगा उसको। नहीं प्रॉब्लम किसी को, या आपको भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? That's it. So this is what, ये वैसे ही शरारत बीच में आगे की जो उसने सजेशंस दी थी ना, उन सजेशंस को पढ़ने का तरीका। अब मैंने मार्क्स अरे का नाम लिखा, डॉट लिखा, अब आप जाए, ये क्या है? मेथड है। अब क्यों मेथड है? बिकॉज इट इज कॉन्कैट। इट इज का मतलब क्या है? कॉन्कैट। कॉन्कैटिनेशन का मतलब मिला देना, ज्वाइन कर दो। कॉन्कैट इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है? अरे के साथ। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। अरे तो दिस इज अ मेथड। ये इस चीज को पढ़िएगा जिसमें मैंने हाईलाइट किया, मेथड method 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 property method 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 method
आगे कुछ भी नहीं, ये फंक्शन है बेसिकली स्पेशल। ये कंसोल लॉग ये डॉक्यूमेंट के मेथड्स हैं, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग। नॉर्मली डॉक्यूमेंट के जो मेथड्स हैं उनके साथ डॉक्यूमेंट ना भी लिखे तो चल जाते हैं, जैसे सिर्फ कंसोल डॉट, बल्कि कुछ विंडोज के होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट के होते हैं। बहरहाल उस डिटेल में आने जाए। यहां तक ये बात समझ आ गई बात, मसला मसाइल तो नहीं है। अब जब भी कभी हेल्प लेनी हो ना, तो आपको इस इंटेलिजेंस से ये हेल्प मिल जाती है कि कौन सी चीज फंक्शन है, कौन सी चीज मेथड है, कौन सी चीज क्या है, आप उसके मुताबिक उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको बिहेव करते हैं। एनीवेज, तो आपने सिर्फ एक जो पुश फंक्शन है या पुश का मेथड है, फंक्शन में आप इस्तेमाल नहीं करूंगा, लफ्ज मेथड इस्तेमाल करूंगा। पुश का जो मेथड है वो आपने पढ़ लिया और वो आपके पास अरे के साथ या अरे के ऊपर आइटरेट करता है। लेट्स सपोज कोई भी एक दो पिक करते हैं और कॉन्कैट करते हैं और देखते हैं ये क्या करता है। अब आप इतने प्रैक्टिस और यूज टू हो जाना चाहिए कि आपको यहां से देख के पता लग जाना चाहिए क्या होता है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहां जब लिखेंगे ना तो भी आपको हिंट मिलेगा। मिसाल के तौर पे मार्क्स डॉट ऑन कैट, यहां भी आपको हिंट मिलेगा। ये क्या कह रहा है? एडिशनल अरेज एंड और आइटम्स टू ऐड टू द एंड ऑफ एन अरे, यानी कोई दूसरी अरे है उसको इस अरे के साथ कॉन्कैटिनेशन करना चाहते हैं, कॉन्कैट करना चाहते हैं। जैसे C++ में प्लस का ऑपरेटर होता है, यहां भी प्लस का ऑपरेटर होता है, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है। यहां कॉन्कैट का फंक्शन है। अगर आपको इस हिंट से समझ नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप वापस आ जाए, इधर आके देख लें क्या करता है। ये एक अरे उसने बनाई है जिसमें लिखा है, ये पता नहीं सीसेल लॉन, और दूसरी अरे 2 है जिसमें ईमेल दिस और दिस। अब वो क्या कर रहा है? अरे 1 यानी अरे 1 इसमें कॉन्कैट कर रहा है किसको? अरे 2। और अगर आप इसका भी रिजल्ट देखना चाहेंगे, रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, तो यू कैन डू दैट दिस दिस। पहली अरे में क्या था? 2 चीजें, दूसरी अरे में क्या था? 3 चीजें। जब मिली तो ये 2 और 3 5। मेक सेंस? जब 2 अरेज को कॉन्कैटिनेट करना हो। मैं ये सारे फंक्शन पढ़ाने नहीं वाला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपने हिंट लेना है, कैसे आपने इनको देखना है। जब जरूरत पड़े केस स्टडी आपको देखनी है। फिर कंस्ट्रक्टर मैंने कहा तब हम काम करेंगे कंस्ट्रक्टर में, जब हमें क्लास की जरूरत है। अभी तक हम क्लास के साथ काम नहीं कर रहे, इसलिए हम उसको कंस्ट्रक्टर की वो नहीं करेंगे। फिर कॉपी विद इन, आप सिंपली इस पर क्लिक करें, पहले यहां देख लें अरे के साथ डॉट कॉपी विद इन करें, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत हिंट दे देगा ये क्या करता है। इफ द टारगेट, अच्छा कॉपी विद इन टारगेट नंबर, स्टार्ट नंबर एंड एंड नंबर, 3 चीजें लेता है। अच्छा नॉर्मली देखें टारगेट, ये पैरामीटर को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। ये कह रहा है कि पहला एट्रीब्यूट क्या होगा? टारगेट होगा, उसकी टाइप क्या होगी? नंबर होगी। दूसरा क्या लेगा? स्टार्ट, इसकी टाइप क्या होगी? तीसरा एंड, और इसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये ऑप्शनल है, जो लाजमी होता है उसके बाद उसके साथ क्वेश्चन मार्क। यानी ये कॉपी विद इन कितने पैरामीटर लेता है? 3 पैरामीटर लेता है। उनमें से कितने मैंडेटरी है और कितने ऑप्शनल है? 2 लाजमी है। कौन कौन से? टारगेट और स्टार्ट। तीसरा ऑप्शनल है, क्वेश्चन मार्क के साथ है। और फिर जब ये फंक्शन की ब्रैकेट बंद हो रही है तो कॉलन आ रहा है, कॉलन के बाद लिखा है नंबर और आगे अरे की सिंबल। इसका मतलब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? एक अरे रिटर्न करेगा जिसकी डेटा टाइप नंबर होगी। यानी ये सारी की सारी चीजें आपको यही पता लग रही है कि ये कितने पैरामीटर लेता है, कितने पैरामीटर लेता है? 3, 2 मैंडेटरी, 1 ऑप्शनल। रिटर्न क्या करेगा? एक अरे रिटर्न करेगा। किस टाइप की अरे? नंबर। नहीं समझ आई? अच्छा इससे पिछले पे जाएं, उसमें अगर उसमें हमने ये हिंट नहीं पढ़ा, मार्क्स डॉट पुश पे जाएं। अब पुश पे है तो ये क्या ले रहे हैं? ये 3 डॉट्स, इसको डिस्ट्रक्चरिंग या इनफैक्ट वो कहते हैं ऑपरेटर कहते हैं, रेस्ट ऑपरेटर या स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। इसके बारे में बताऊंगा। अरे डॉट पुश बेसिकली एक आइटम से लेता है। जब ये डॉट 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 लिखा हो ना तो इसका मतलब एलिमेंट्स ऑफ एन अरे और एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। जब तक मैं रेस्ट या स्प्रेड ऑपरेटर नहीं पढ़ाता, इसको थोड़ी देर के लिए फॉरगेट कर दें। यहां जितने भी किस टाइप की वैल्यू लेता है? अरे ऑफ नंबर्स। देखें आप वैल्यू ये पास कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, इन सबको क्या समझ रहे हैं? अरे ऑफ। और रिटर्न क्या करेगा? नंबर। ठीक, कि कितने नंबर उसमें आपने ऐड किए।
इसी तरह जितनी भी चीजें आप यहाँ यूज करेंगे तो आपके पास दो हिंट्स मौजूद है, या तो आप इसी के अंदर भी मौजूद है, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी, और अगर यहाँ पता नहीं लगेगा तो आप सिंपली यहाँ आके चेक कर ले, ठीक है। अच्छा, कॉपी विद इन का क्या काम है देख लीजिए। कॉपी द फर्स्ट 2 अरे एलिमेंट्स टू द लास्ट 2 अरे एलिमेंट्स, ठीक है, डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इतनी ज्यादा। हाँ, जब इन चीजों को हम किसी यूज केस में प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो फिर अच्छा, फिर ये क्या, फिर मैं डिटेल से बताऊंगा अभी। एंट्रीज क्या करती हैं, इसी तरह एवरी क्या करता है, फिल क्या करता है, फिल्टर क्या करता है, फाइंड क्या करता है। और बेटा ये जरूरी नहीं है, परेशान नहीं होना कि आपने अच्छा जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने के लिए आपको अरे के सारे फंक्शन, मुझसे पूछे तो अभी आपके सामने पुश का मुझे नहीं पता कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी रहते हैं। इट्स वेरी रेयर यूज केसेस ये के यूज होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूज कैसे होते हैं। इन सारे मेथड में से मुझे कुछ 4 से 5 आते होंगे, बाकी मुझे भी जब जरूरत पड़ती है तो मैं भी इसी तरह गूगलिंग ना सिर्फ मैं, इनफैक्ट सारे प्रोफेशनल ऐसे करते हैं, लेकिन आपको इनका प्योर यूज केस पता होना चाहिए, सारी इसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट मुझे ब्रेक दे, अजान हो जाए तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कैप्सूल क्या होता है, बेसिकली एक रैपर होता है जिसके अंदर कुछ पड़ा होता है, तो उस कवर ने दवाई को इनकैप्सूल किया होता है, यानी कैप्सूल के अंदर कुछ पड़ा होता है। तो ऑब्जेक्ट इज अ कैप्सूल विच हैज 2 थिंग्स विद इन इट। क्या क्या? फंक्शन और प्रॉपर्टीज, दैट्स इट, मेथड्स और प्रॉपर्टीज। भाईजान ऑब्जेक्ट होगा तो मेथड होगा, फंक्शन की कहानी छोड़ अभी जो जोर लगाते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होगा तो फिर मेथड हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अल्टीमेटली एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ क्लास। सो दिस इज व्हाट, एंड देन डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड, ये काम भी हो गया, ठीक है। यहां अभी तक कोई और पॉइंट तो नहीं था जिसको मैं लिख दूं? 3 ही पॉइंट थे, ये भूल ना जाए बाद में आपको। चले, एनीवेज, सो अरेज में वापस आऊंगा जब ये 6 के कुछ स्पेशल किस्म के अरेज के फंक्शंस जो ऑपरेट या आइटरेट होते हैं उनको पढ़ाऊंगा, तो दोबारा अरेज पे वापस आऊंगा। लेकिन फिलहाल अरेज के मेरे ख्याल में इतनी बहुत डिटेल है कि मैंने आपको अरे के अंदर झांक कर, स्ट्रक्चर देखकर चीजें, आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज हैव अ लुक एट दीज मेथड जितने आपको समझ आते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें एक देखें जी, स्लाइस है, किसी का सवाल हो सकता है कि अरे में अगर आइटम डालने हो या पुश करने हो तो वो कैसे करेंगे आप? तो डेफिनेशन स्लाइस क्या करता है, रिटर्न सेलेक्टेड एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का कोई अरे आपको एलिमेंट आपको चाहिए हो तो आपको ये स्लाइस का मेथड रिटर्न करता है, ठीक है। सेलेक्ट्स फ्रॉम द गिवन स्टार्ट अप टू द नॉट इंक्लूसिव गिवन एंड, यानी आपको चाहिए ये 3 एलिमेंट चाहिए अरे के, दूसरे से लेके चौथे तक, तो आप उसके लिए कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? स्लाइस इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेथड सेलेक्ट के बदले इसमें कितने यहां पे देखें, स्टार्ट और एंड बताया हुआ है कि आपको कहां से चाहिए, कहां तक चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इस अरे में से मैं चाहता हूं कि इस अरे में इतनी लेंथ है और आपको चाहिए थर्ड इंडेक्स से एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स से लेके 4th, 5th, 6th इंडेक्स तक चाहिए, तो आप पहला नंबर क्या देंगे? 3, दूसरा नंबर क्या देंगे? 6। तो इस पूरे अरे में से आपको सिर्फ ये वाले एलिमेंट उठ के मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने, ये तो है अरे में से एलिमेंट्स को गेट करना, अगर अरे के किसी पोजीशन पे आप अभी नहीं कहा ना, पुश क्या करता है? एंड पे ऐड करता है। अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना है उसके लिए एक और मेथड होता है स्प्लाइस। ये एक है स्लाइस, एक होता है स्प्लाइस, ये है स्प्लाइस। तो इनके साथ आप खेलिएगा एटलीस्ट। मैं आपको बल्कि अभी नाम बता दूंगा एज एन असाइनमेंट। आज की असाइनमेंट ये होगी कि आपने अरे के इन मेथड्स को देखना है जो काम के, जिनको हमने काम, मतलब काम के तो सारे होंगे इसमें देखे जो हमारे काम के होंगे। एनीवे, स्प्लाइस देख लीजिए। द स्प्लाइस मेथड एड्स, इंपॉर्टेंट थिंग, द स्प्लाइस मेथड एड्स एंड आर रिमूव्स एन एलिमेंट। ये 2 काम करता है, ये ऐड भी करता है, ये रिमूव भी करता है। अच्छा, ये एंड से, ये स्टार्ट से नहीं, ये जिस मर्जी पोजीशन से आप चाहें ऐड भी करेगा और रिमूव भी करेगा। मिसाल देखिए, स्प्लाइस मेथड ओवरराइट्स द ओरिजिनल अरे। ये जो एक्चुअल अरे होती है उसको क्या करते हैं? इसको कहते हैं म्यूटेट करना। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्चुअल चीज को या एक्चुअल वेरिएबल की स्टेट को चेंज कर देना, बदल देना, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेट कर देना, म्यूटेशन। अगर मैं लफ्ज म्यूटेट का मतलब बताऊं आपको तो ये कोई स्पेशल नहीं है, आपकी अंग्रेजी भी सीधी रहेगी। म्यूटेट का मतलब ही चेंज होता है,
चेंज इन द फॉर्म और नेचर। म्यूटेट का मतलब ही क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन ये लफ्ज म्यूटेट रिएक्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। तो म्यूटेट का सिंपल इन सेंस मतलब क्या है जी? किसी भी अरे की, वेरिएबल की, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर देना या ओवरराइट कर देना। सो स्प्लाइस मेथड ओवरराइट्स द ओरिजिनल अरे, मींस म्यूटेट्स द ओरिजिनल अरे। लफ्ज म्यूटेट बार बार जोर दे रहा हूं इस पे। अच्छा, तो अब कैसे करता है देखिए, ये पहले करता है इंडेक्स। किस इंडेक्स पे ऐड या रिमूव करना है? तो इंडेक्स आपको पता है क्या होती है? पोजीशन होती है। ये नीचे एक्सप्लेनेशन किया, रिक्वायर्ड का मतलब क्या? ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है। द पोजीशन टू ऐड एंड रिमूव आइटम, यानी पहले आपने इंडेक्स देना है, ये नहीं डिफाइन करना कि ये ऐड करना है, वो सिर्फ इंडेक्स देना है कि यहां से करना है जो कुछ भी करना है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स टू बी रिमूव्ड आर एडेड, सिंपली हाउ मेनी, कितने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देने हैं आपने ऑप्शनल न्यू एलिमेंट्स टू बी एडेड, और अगर न्यू एलिमेंट्स नहीं देंगे तो जो पोजीशन देंगे और जितने हाउ मेनी देंगे उस पोजीशन से आगे उतने एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर उसके बाद नए एलिमेंट्स देंगे तो उनको क्या कर देगा? ऐड कर देगा। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लाइस फंक्शन? इट कैन ऐड द एलिमेंट्स एंड इट कैन रिमूव द एलिमेंट्स एट व्हाटएवर द पोजीशन यू वांट टू ऐड। इनको ट्राई करेंगे ना खुद ही? ठीक हो गया। ये अभी तक के लिए दो काफी है ना। टर्न्स आउट टू बी, देर तो नहीं हुई ना किसी को? क्योंकि थोड़ा पड़ा तो टाइम लगा लेते हैं, मजीद 2 घंटा पूरा हो गया कमिटेड टाइम। सो अब मैं जरा इनको कर रहा हूं कमेंट। आपको पता है कि अरे की लेंथ को कैसे चेक करना। अच्छा, अभी मैं लेट्स सपोज एक और चीज कर देता हूं, आखिरी जिसको मैंने कमेंट किया था, ये मेरी लेंथ है, सॉरी ये खाली अरे है, ठीक है। अब अगर मैं इस अरे पे लूप चलाऊंगा तो नथिंग एल्स। मुझे ये बताएं कि अगर अरे में कुछ नहीं है तो फिर लूप चलाना बेवकूफी नहीं है? नहीं है तो फिर ठीक है। देखिए, ये ऑपरेशंस की कॉस्ट को भी देखा जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग में कि यार एक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो क्यों परफॉर्म कर रहे हो? तो क्या करें? सर इसमें पुश कराएं। नहीं, जब अरे में कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करें? फिर तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है ना इसको। हम कंडीशन में चेक कर लें कि अगर अरे खाली है तो लूप में चलो, बल्कि एक सिंपल यूजर को मैसेज दे दोगे यार देयर इज नो आइटम इन द। आप कहीं कुछ सर्च करते हैं तो जब आपको डाटा में कुछ ना मिले तो मैसेज नहीं आता नो एलिमेंट फाउंड, पर जब कुछ मिल जाए तो वो एलिमेंट शो हो जाते हैं। तो मैं क्या यहां नहीं कर सकता? इफ marks dot length is less than 1, अगर less than 1 का मतलब क्या है? लेंथ 0 है, मतलब marks dot length अरे को चेक करो, लेस देन 0, लेस देन 1 का मतलब 0 या सिंपल 0, इक्वल 0। ये 3 दफा इक्वल और 2 दफा इक्वल का क्या चेक करता है? सर 2 दफा तो इक्वल दूसरी वैल्यू करने के लिए 3 दफा 2 दफा इक्वल कंपैरिजन होता है और 3 दफा इक्वल स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है। अच्छा, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन और कंपैरिजन में क्या फर्क है? प्लीज। सो यहां तक क्लियर है? स्ट्रिक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है कि दो क्वांटिटीज की वैल्यू को कंपेयर करना। मतलब वैल्यू का मतलब क्या है? मार्क्स डॉट लेंथ क्या है? नंबर है, ये नंबर देगा ना मैं, और 0 क्या है? ये भी नंबर है। तो इस केस में इक्वल्स फाइन। लेकिन सम टाइम आपको स्ट्रिक्ट कंपैरिजन का मतलब यह है कि ये वैल्यू के साथ उनकी डेटा टाइप भी मैच करे, वैल्यू भी मैच करे और वैल्यू के साथ उनकी डेटा टाइप भी मैच करे कि क्या ये दोनों नंबर ही है या नहीं है। तो देन दैट सीम्स टू बी, लेट्स सपोज ये देखें, अगर मैं 2 इक्वल करूंगा ना ये ट्रू हो सकता है, हालांकि ये जो राइट साइड वाला 0 है ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। लेकिन चूंकि कंपैरिजन में वो एक इन्फेरेंस भी होती है, आपको पता है टाइप इन्फेरेंस भी होती है, तो मे बी ये ट्रू हो जाए, मुझे नहीं पता अभी ट्रू होगा या नहीं होगा, चेक करने वाली बात है। लेकिन अगर हम 3 इक्वल डाल देंगे तो फिर ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि नहीं, लाजमन उनकी टाइप भी चेक करो, डेटा टाइप भी चेक करो, फिर आगे जाओ। सो दिस इज स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। नॉर्मली ज्यादातर स्ट्रिक्ट कंपैरिजन हम करते होते हैं इसमें रिएक्ट वगैरह में। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर मार्क्स लेंथ यानी अरे की लेंथ को चेक करो, अगर ये 0 है ये कर लो, या लेस देन 1, दोनों का एक ही मतलब नहीं है।
less than 1, yes. लेस देन 1 है तो फिर क्या करो, सिंपली कंसोल में मैसेज शो करा दो array is empty या no record found। एल्स में क्या करो, ये सारा कुछ खा कर रख दो, लूप के अंदर लूप, Else can be- कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर लूप, लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड, अरे में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। समझ आ गई बात? Yes, अब अगर मैं यहां पे लेट सपोज अच्छा, जब नो रिकॉर्ड फाउंड आए तो मैं इसको जरा थोड़ा सा ट्रिक कर लेता हूं। चलिए इसको कर देता हूं जी अलर्ट नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। yes. मैं चाहता हूं कि जब नो रिकॉर्ड फाउंड आए तो इसका मतलब इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखो जिसमें यूजर से रिकॉर्ड ले और अरे में पुश कर दे। तो आपने ये तो पढ़ा हुआ ना, Prompt. प्रॉम्प्ट एंटर अ वैल्यू टू पुश इनटू एन अरे, और ये जो वैल्यू मिलेगी इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और इस वेरिएबल में जो स्टोर की वैल्यू है उसको आप Yes. ठीक है, वैसे मतलब जनरल से आपको जस्ट कंसेप्ट समझाने के लिए, वो पहले कह रहे हैं जी नो रिकॉर्ड फाउंड, ओके किया तो कह रहे हैं जी एंटर वैल्यू टू पुश इनटू द अरे, और अगर मैं यहां पे करूं जी सम डिफॉल्ट बिहेवियर की सूचना, यहां मैं नंबर भी एंटर करूंगा तो क्या ट्रीट होगा, स्ट्रिंग ट्रीट होगा, टेक्स्ट बॉक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर। ओके किया, अब मैंने अगर ओके किया स्टिल उसने कहा नो रिकॉर्ड फाउंड, हालांकि अभी नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं देना चाहिए बिकॉज अच्छा क्योंकि ये पेज रिफ्रेश होता है, आपको पता है पेज रिफ्रेश हो तो मेमोरी Wash away. वॉश हो जाती है। ठीक है, हम इसको किसी और चीज में देखेंगे, पर दैट इज द थिंग व्हिच कैन बी डन। अब अगर मैं यहां पे सिंपली मार्क्स में डॉट पुश करके देखूं और इसमें लेट सपोज मैं देता हूं 45, अब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी No, sir. तो नो फाउंड नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, Console. अरे पे ट्रेवर्स हो गए, जो वैल्यू होगी वो देनी चाहिए उसको। अगर मैं यहां पे 45 की बजाय, अच्छा वैसे हम जब इंटरव्यूज में जाते हैं तो हम इंटरव्यू में बड़े बड़े क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के जवाब नहीं देते। अरे पूछ लेना जी पुश मेथड कितने पैरामीटर लेते हैं विल बी अनआंसरेबल और जनरली इट हैपेंस कि बाकी सारा घुमा फिरा के सवाल पूछ लेते हैं, सारा फिर हो जाता है कि वापस भी नीचे आ जाते हैं, उनको पता होता है कि ये चीजें नहीं पता होंगी किसी को, तो इनकी जरा इनको पढ़ ले तो अच्छी बात है, आपके इम्पैक्ट ऐड होगा। एनीवेज सो अब वो खाली नहीं थी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एन अरे कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट, मतलब ये थोड़ी सी उसमें उसी काम में मैनिपुलेशन की है, उसको अपना इफेक्टिवली यूज करने की कोशिश की है। तो दैट्स इट, यहां तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है। ऑब्जेक्ट पे मूव करें, Yes. उससे पहले हम एक फंक्शंस पढ़ लेते हैं, मतलब फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस के साथ कैसे काम करते हैं, फिर हम आखिर में ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे और फिर इन तीनों चीजों को इंटरमिक्स एक दूसरे के साथ यूज करेंगे, देन हम इंशाल्लाह हमारी जावास्क्रिप्ट जो बुनियाद है वो पक्की हो जाएगी। एनीवे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बड़ी लंबी कहानी सुनाई है जी। ऑब्जेक्ट्स एनीथिंग which can exist या which does exist physically may be termed as an object, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और जिसके कुछ प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स एक ही चीज होती है ना, Function. फंक्शंस होते हैं, ठीक है, या मेथड्स होते हैं। अब फंक्शन भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें, मेथड और प्रॉपर्टीज, दैट्स द अल्टीमेट थिंग। ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए मेथड और प्रॉपर्टीज, नो एट्रीब्यूट्स, नो फंक्शंस, नथिंग एल्स। सो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट लकीली बगैर क्लास बनाए बना सकते हैं आप। इंटरेस्टिंगली जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स आप क्लास बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्लास बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकते हैं, इट डज सपोर्ट दैट काइंड ऑफ थिंग। और बेसिकली अल्टीमेटली इनहेरेंटली बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं जिनके हम ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली यूज करते हैं। Yes, sir. जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली किसी ना किसी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं।
यहां ऑब्जेक्ट को अगर आपने करना है डिफाइन, तो आप सिंपली लेट var या const लिखें, उसके बाद कोई नाम दें, ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम दें, फॉर एग्जांपल पर्सन। जब मैंने कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हो तो समझ जाए वो क्या है, अरे। जब करली ब्रैकेट्स हो तो समझ जाए ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जब भी कहीं करली ब्रैकेट्स हो तो वो क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स में कितनी चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो की वैल्यू पेयर पर मुश्तमिल होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पर्सन है तो पर्सन का कोई नाम भी होगा ना, मैंने कहा जी नेम और आगे कॉलन डाल के सम नेम, ये पूरी लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी इसकी ऑब्जेक्ट की। अब देखिए जरा मैं इसको हॉवर करता हूं तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, नेम, और उस प्रॉपर्टी की टाइप क्या है, इसको कैसे पता लगा, स्ट्रिंग है। सर इसने इन्फर कर दिया। वेरी गुड, ये अल्फाज सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। इसको कैसे पता लगा प्रॉपर्टी स्ट्रिंग टाइप की है, इसने इन्फर किया, इन्फरेंस जिसको कहते हैं, टाइप इन्फरेंस जिसको कहते हैं। ठीक है बात। अच्छा अब दूसरी प्रॉपर्टी देखना था, मैं कहता हूं जी एज, मैंने एज दी 58, उस पर हॉवर करें, उसने कहा जी ये प्रॉपर्टी है जिसका नाम एज है और टाइप क्या है, इसको कैसे पता लगा, नंबर है, टाइप इन्फरेंस, इसने इन्फर कर ली टाइप। ठीक। तीसरी चीज, अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर एग्जांपल पास, और मैं लेट्स सपोज दिस करता हूं, अब इसको देखें इसने क्या किया, ठीक है। अब एक और करता हूं, शादीशुदा है नहीं, ये क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मैरिटल स्टेटस, उसकी टाइप क्या है, इसको कैसे पता लगा, इन्फरेंस। यानी नंबर होगा तो ये इन्फर करके उसे नंबर टाइप दे देगा, स्ट्रिंग होगी वैल्यू तो ये इन्फर करके उसको क्या दे देगी, स्ट्रिंग, और अगर बुलियन वैल्यू असाइन होगी तो ये उसको क्या दे देगी। ये ओवरऑल एक ऑब्जेक्ट बन गया, जिस ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं, कितनी जितनी देना चाहे दे सकते हैं आप। ठीक हो गई बात। एक और बात नोट की होगी आपने, ये सिंगल कोट है और ये डबल कोट है, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और इस पे अगर मैं हॉवर करता हूं तो इसने वो पूरा का पूरा सारा कुछ दे दिया, लेकिन उसने वैल्यूज नहीं दी, सिर्फ प्रॉपर्टीज और उनकी टाइप्स बताई हैं। पर्सन एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम की प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है, एज की प्रॉपर्टी नंबर है, क्लास की प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है, मैरिटल स्टेटस की प्रॉपर्टी बुलियन है, और कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है। Now, what if I console this? This is an object. This is a perfect example of an object in the JavaScript. That's it. Everything like that. अब जिस तरह मैं अरे की किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को इंडेक्स से एक्सेस करता था, इसके किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करूंगा, किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को, सॉरी, ये बात याद रखिएगा। पर्सन जिस तरह मार्क्स था, अरे था, तो अरे की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस किया था, मार्क्स डॉट लेंथ। तो ये पर्सन ऑब्जेक्ट है तो इसकी प्रॉपर्टी एज एक्सेस करनी है तो क्या करूंगा, पर्सन, परफेक्ट। करेक्ट। अगर मुझे इसी तरह इसकी ये वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो अरे की मैंने प्रॉपर्टी समझाई एग्जैक्टली उसी तरह नहीं है, वो क्या था, बिल्ट इन थी, ये क्या था, कस्टम था, ये मैंने खुद अपना ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये साबित हो गया कि अरे भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डॉट से उसकी प्रॉपर्टी भी एक्सेस हो सकती है और उस पर फंक्शन भी अप्लाई। अच्छा, इसमें मैंने कोई फंक्शन देना है, जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन हो सकता है। यहां पे मैंने आपको कहा था ना, जिस तरह प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से थोड़ा सा डिफरेंट है, बगैर क्लास बनाए ऑब्जेक्ट। इसमें मैं कहता हूं जी फॉर एग्जांपल
डिस्प्ले, इन सारे इंफॉर्मेशन क्या करना चाहता हूं, डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं लिख दूं जी फॉर एग्जांपल फंक्शन, या एक नया कट्टा खुल गया। क्या कभी कोई फंक्शन बगैर नाम के हो सकता है? नो तो इस फंक्शन का मैंने कोई नाम नहीं दिया। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का तरीका है कि फंक्शन का कीवर्ड लिखें और उसके साथ कोई नाम लिखें, फिर फंक्शन लिखें। लेकिन मैंने इस फंक्शन को बगैर नाम के इस्तेमाल किया। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, शायरी के शौकीन है आप लोग? ऐसा शेर जिसके शायर का पता ना हो उसको क्या कहते हैं? शायर ना मालूम, एनोनिमस। क्या कहते हैं? यानी ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो उसे क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन। तो दिस इज व्हाट एन एनोनिमस फंक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिस्प्ले प्रॉपर्टी। यानी चल ये ऑब्जेक्ट ही रहा है, प्रॉपर्टी वैल्यू, इसके ऊपर हवर करें तो ये क्या दे रहा है आपको? प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्प्ले इटसेल्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी वैल्यू में वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू में फंक्शन है। सो वी कैन हैव द फंक्शन एज अ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये की वैल्यू होता है ना, ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू में होती है। तो ये भी तो प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी की डिस्प्ले है वैल्यू। एनीवे, सो अगर मैं इसको यहां पे दे दूं कंसोल डॉट लॉग फ्रॉम इनसाइड दी ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं लेट्स सपोज जरा इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करता हूं और फिर दिखाता हूं क्या होता है। ये बाकी सब कुछ दिस, लेकिन डिस्प्ले पे आया तो उसने एक ड्रॉप डाउन और दे दिया और उसने मुझे बाकी चीजें भी बता दी कि ये फंक्शन है, इस आर्गुमेंट्स क्या है, नल है। आर्गुमेंट्स क्या होता है? जो हम पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या फर्क होता है? जब मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पैरामीटर और आर्गुमेंट में फर्क होता है। बहुत सारे लोग इनको भी सेम समझते हैं या इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है इनमें, ठीक है। फिर कॉलर नल, इसको किसी ने अभी तक कॉल नहीं किया, ठीक है। लेंथ क्या है? 0 है। नेम क्या है इसका? डिस्प्ले। लेंथ 0 पता नहीं क्यों दे रहा है, आई डोंट नो फंक्शन की लेंथ क्या होती है, पर एनीवेज समझ आ गई बात। एनीवेज, अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूं तो कर सकता हूं, जैसे मैंने बता दिया। लेकिन अगर इसके फंक्शन को डिस्प्ले करना चाहूं तो डॉट डिस्प्ले करूंगा। फिर गया तो उसने फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने एज इट इज फंक्शन, हालांकि हम फंक्शन किस लिए होते हैं? एक्शन के लिए होते हैं ना। तो डिस्प्ले एज इट इज तो नहीं करना चाहिए उसको। तो मैं फंक्शन तब एग्जीक्यूट करेगा जब फंक्शन की टर्मिनोलॉजी ये लिखेंगे साथ। फंक्शन कॉल करने का यही तरीका होता है ना, बगैर पैरेंथेसिस को कॉल करना तो प्रॉपर्टी होती है, वो तो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। सो नाउ इट शुड गिव अस फ्रॉम इनसाइड द ऑब्जेक्ट। अनडिफाइंड, आई डोंट नो क्यों है, पर हमारे मतलब की चीज मिल गई कि जब हमने पर्सन डॉट डिस्प्ले किया तो ये डिस्प्ले के अगेंस्ट उसको पता लग गया कि ये क्या था, फंक्शन था। उसने कहा जी फ्रॉम इनसाइड दी ऑब्जेक्ट। सो एक ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें हो सकती हैं? अब इसको यूं समझे, पर्सन क्या है? कैप्सूल है। थोड़ी देर पहले क्या इनकैप्सुलेशन, अगर आप उसकी तरफ में जा रहा हूं, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक लफ्ज पढ़ा हो तो आज तक मुझे जिंदगी में समझ नहीं आई इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अब आगे कितना आसान सा तरीका है, अब आगे है ना। मतलब मुझे लिटरली 8-10 साल लगे ये समझने में, यार इनकैप्सुलेशन क्यों नहीं बुलाया। तो पर्सन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या क्या चीज कैप्सूल में है? प्रॉपर्टीज और मेथड। और एक मेथड नहीं, अब 600 मेथड लिख दें, 600 प्रॉपर्टीज लिख दें और फिर उस ऑब्जेक्ट को पूरे कैप्सूल को कहीं भेज दें, किसी दूसरे फंक्शन में पास कर दें और वहां जाके इस कैप्सूल को अनकैप्सूल कर लें। ठीक होगी बात जी? सो एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। It's a very, very, very advanced standard of data exchange. यानी हम JSON फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो JSON भी होगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रोटेशन।
जहां जाएंगे ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, ये कभी नहीं जान छोड़ने वाला आपको। इसलिए मैंने आज का पूरा दिन इस पे जाया किया यार कि आपको ये दो चीजें कैटेगोरिकली समझ आ जाए, ऑब्जेक्ट्स एंड arrays. Functions are still remaining, which will definitely be we will be talking about tomorrow. फंक्शन वैसे मैंने बता तो दिया क्या होता है, लेकिन जरा एक्सप्लिसिटली फंक्शंस को अलग से सेपरेट एक लेक्चर में उस पर टाइम दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी बेटा। और ऑब्जेक्ट्स का आंसर कंप्लीट हो गया जैसे फंक्शन नहीं, कंप्लीट तो खैर ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट इस पोजीशन में है कि अब हम ऑब्जेक्ट की डिस्कशन या शुरू कर सकते हैं। सही है, कोड भी देख सॉरी, चलिए मैं आज वो तरीका बताता हूँ। अभी 5-10 मिनट हम लगाते हैं कि कैसे आपको कोड शेयर करना है और कैसे मैं कोड शेयर करूंगा। GitHub का पता है आप लोगों को? ठीक है, अभी यूज करना बता देते हैं हम। अकाउंट बना हो तो ठीक है, उसी अकाउंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा ना अभी वो आपने यहाँ फॉलो करना है। ओके, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं ना? आई रिकमेंड कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करें। उसकी वजह यह है कि हम ताकि एक ही पेज पे रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। नाउ अब जो मैं काम बताऊंगा आपको बेटा, सबसे पहला काम ये करना है कि जो ऑनलाइन है बेटा वो भी याद रख लें, आपने घर जाके GitHub पे अकाउंट बनाना है अपना। हम कोशिश करेंगे स्टार्ट से सारी अप्रोचेस वो करें जो प्रोफेशनल्स करते हैं। GitHub पे जब मेरा अकाउंट बना हुआ है, आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो आपको ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम साइन अप करना पड़ेगा, ईमेल पे वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, सारे जो लवाजमात है वो करने पड़ेंगे। यादव साहब आपसे रिक्वेस्ट है तशरीफ ले आइए जरा, GitHub पे आपको बार बार मसाइल होते हैं। GitHub पे आप बार बार सवाल कर रहे होते हैं, प्लीज जरा स्टार्ट से होगा। थोड़ी देर 5-10 मिनट, मुझे पता चल रही है, आई कैन इक्वली अंडरस्टैंड, और मैं आपकी तरह बीत के आया हूं मैं भी। सो जब आप ये करेंगे तो GitHub पे एक टर्म होती है रिपोजिटरी, इसको आप फोल्डर समझ लें। जैसे सिस्टम में आप फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस एक फोल्डर के अंदर बाकी सब करते हैं, यहाँ एक रेपो होती है, रिपोजिटरी पूरा नाम है उसका। ये आपको यहाँ देखा, फिलहाल मेरी जितनी रेपोज बनी हुई है ये सारी, ये बिल्कुल ये आपको नजर आ रही है विद नेम, ठीक है। KFC बैच 5 फ्रंट एंड, और फिर to do with the Postgres type ORM and 1 batch 3 and 30 and this is something like that. तो आप जब जाएंगे तो आपको गालिबन अपने होम पेज पे अकाउंट बनाने के बाद वो रिडायरेक्ट करेगा, और होम पेज शुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। आई थिंक इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक। और आपका जो फाइनल अकाउंट होगा ना GitHub का, वो इस तरह होगा, github.com/ जो भी यूजर नेम आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपने ये, और फिर जब आप कोई भी रेपो, ये सारी रिपोजिटरीज है, पॉपुलर रिपोजिटरीज है मेरी 71 रिपोजिटरीज टोटल, ये ओवरव्यू है। आप इधर जाएंगे तो ये आपको सारी रिपोजिटरीज दिखाएगा, ठीक है। यहां से आप पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, जो आपका पर्सनल काम है जिसको लोगों के साथ शेयर ना करना चाहें वो प्राइवेट रेपो में रख लें, जो पब्लिक करना चाहें उसे पब्लिक रेपो में रख लें। तो आप फिलहाल पब्लिक ही काम करेंगे। अब आप इस पे अगर क्लिक करेंगे ना किसी एक रिपोजिटरी में, फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया तो ये उस रिपोजिटरी यानी फोल्डर के अंदर जो जो कुछ पड़ा हुआ है, यानी इसके अंदर बैकएंड पड़ा हुआ है, मोबाइल ऐप पड़ी हुई है, टू डू वेब ऐप पड़ी हुई है, वगैरह वगैरह। ये देखें, ये आपका रूट फोल्डर है और ये उसका आगे सब फोल्डर है, और टॉप पे URL में भी ये आपका यूजर नेम और आपका। जब आप मैं कहूंगा ना कि आप अपने GitHub का लिंक शेयर करें तो आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट का लिंक शेयर करेंगे, ये कॉपी करके, ठीक होगा। अब आपने, मैं बताता हूं कि आपने GitHub की रेपो को अपने सिस्टम के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करना है, ताकि आप सिर्फ एक या दो कमांड्स के साथ जो कोड करें वो GitHub पे पुश कर दें, ठीक है। अब ये आपने ये कर लिया, अकाउंट बना लिया। अब आपने नई रेपो बनानी है, जाहिर है मैं इस कोड को क्या करने लगा हूं, GitHub पे पुश करने लगा हूं, ताकि घर जाके आपको एक्सेस करना मिले तो आपको USB वगैरह लगाने की कहीं कुछ करने की जरूरत न पड़े, आप डायरेक्ट GitHub पे जाएं और मेरे अकाउंट को चेक करके ये कोड ले लें वहां से। तो मैं इस कोड को पुश करने लगा हूं कहां पे, GitHub पे। उसके लिए फर्स्ट टाइम आप सेटिंग कर लें, फर्स्ट टाइम इसको कॉन्फ़िगर कर लें, यूं कह लें। कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है, आप वापस जाएं अपने होम पेज पे, और उस पे न्यू रिपोजिटरी, यहां से न्यू रिपोजिटरी या यहां प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको क्या कहेगा, न्यू रिपोजिटरी। आप कहीं पे भी क्लिक कर लें, एक न्यू रेपो बना लें, और ये इस तरह से आपको नाम देगा। ऑनर आपका अपना अकाउंट होगा, और रिपोजिटरी नेम मिसाल के तौर पे हमारी रिपोजिटरी नेम है जी लेट इट बी लोडेड कंप्लीटली। इसमें स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस सब कुछ जा सकता है,
नॉर्मली आप कोड शेयर नहीं कर सकते जीमेल या ईमेल के जरिए ना, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन तरीका है कि आप कोड शेयरिंग इसके लिए यहां रिपॉजिटरी नेम लिखते हैं हम मन B6, हमारा बैच नंबर 6 है, ये भी आपको बताना चाहिए। सो मन B6 और इसको यूं लिखते हैं बल्कि मन B6 JX बेसिक्स, ठीक। और यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑप्शन लिखा था, लेकिन प्राइवेट ना रखिएगा क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी आपने एक्सेस देनी होगी, तो पब्लिक ही रखें फिलहाल। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने नाम दिया, नाम अगर वैलिड है तो सबसे नीचे और क्रिएट रिपोजिटरी कर। ऑलराइट, क्लियर। अब ये पेज आ जाएगा, इसके ऊपर ये 5-6 कमांड्स लिखी हुई है, इन कमांड्स में मैं बाद में आता हूं, अब वापस इधर आ जाए। स्टेप 1 क्या है, आपने गिटहब पे अपनी रेपो बना ली। स्टेप 2 क्या है कि आपका ये फोल्डर है, जिस फोल्डर को मैं क्या कहता हूं, ये फोल्डर है जिसमें आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके, जैसे आप विजुअल स्टूडियो में कोड ओपन किया था अभी, उसी तरह ओपन करें। इस फोल्डर को मैं गिटहब की रेपो के साथ सिंक करना चाहता हूं। आई रिपीट, इस फोल्डर को मैं गिटहब की इस रेपो के साथ जो अभी बनाई है इसके साथ सिंक करना चाहता हूं। क्या करूंगा, ये पेज खुला रहे अभी, ठीक है। सिंपली यहां जाएंगे ना आप, तो ये लिखा हुआ सोर्स कंट्रोल, ये आपका प्रोजेक्ट पैनल है, ये आपका सोर्स कंट्रोल पैनल है, ठीक। वो कह रहे हैं कि अच्छा, इसके लिए भी पहला स्टेप तो वो है ना जो मैंने आपको बता दिया, गिटहब पे आपने अकाउंट रेपो बना ली। सेकंड स्टेप ये है कि आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। ये सारा काम वन टाइम करना है आपने, बार बार नहीं करना, पहली दफा करना है सर। इसलिए ये ना हो कि आप घबराए नहीं, यार ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी 10 मिनट, लेकिन लिटरली कि आप मतलब समझ देंगे यार अच्छी चीज बताइएगी इसने। आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें गिट के नाम से, ये इसकी शक्ल है। गिट और गिटहब में फर्क है, गिट और गिटहब एक चीज। आप गिट पे जाएं और गिट पे ये gitscm.com पे डाउनलोड कर लें फॉर विंडोज। जब ये सॉफ्ट डाउनलोड करेंगे सारे ऑप्शन डिफॉल्ट रहने हैं, किसी को चेक अनचेक करने की जरूरत नहीं है इंस्टॉलेशन के दौरान। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा गिट यूआई और गिट बैश है, ये आपके इधर कॉन्टेक्ट में। इसका मतलब है आपका गिट इंस्टॉल्ड है। जब गिट इंस्टॉल्ड है तो उसके बाद आप वापस इधर आ जाएगा, मतलब 2 स्टेप्स, गिटहब पे अकाउंट, गिट के इंस्टॉलेशन, दैट्स वेरी सिंपल 2 स्टेप्स। उसके बाद आप आए, ये आपके प्रोजेक्ट की फाइल्स है, आप इनको छोड़ दें एज इट इज, आप इधर आ जाए। सबसे पहले आपकी जो रिपोजिटरी है, यानी आपके ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को गिट का नहीं पता और गिट को इसका नहीं पता। आपने गिट को ये बताना है कि मेरे इस फोल्डर को ट्रैक करना शुरू कर दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज रिपोजिटरी। तो आपका जो करंटली ओपन फोल्डर है, ये फोल्डर गिट फोल्डर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आप इसको इनिशियलाइज कर दें, ठीक। अब जब ये गिट फोल्डर बन गया तो इसके नीचे ये या यू लिखा आएगा या एम लिखा आएगा या ए लिखा आएगा या मिक्सचर सारा रहेगा। अभी क्या है, यू। बात समझ आ गई बात? बस इतना काम करना है आपने। इसके बाद आपने इसी विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है, टर्मिनल में, और न्यू टर्मिनल। ये रिकॉर्डिंग देख के फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है प्लीज, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मेरा ये टाइम जाया ना होता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अब सिंक करने का वक्त आ गया। आपने इधर जाना है गिटहब पे और यहां सबसे पहले क्या करना है, गिट इनिट। वैसे ये जो मैंने काम किया ना बटन के साथ, बटन को क्लिक करना या इनिशियलाइज गिट, तो इसका मतलब उसने इंटरनली क्या कमांड रन कर दी, गिट इनिट रन कर दी इसने। आप बेशक दोबारा भी रन करके देखिए, गिट मैं किस फोल्डर में, वो भी वेब के, गिट इनिट। मैं कहा जी री इनिशियलाइज एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी, इसका मतलब पहले से इनिशियलाइज वो इस नीले बटन से जो यहां पे था। सेकंड स्टेप ये मुझे गाइड कर रहा है, क्या करें जी, गिट एड रीडमी, इसको फिलहाल इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है अगर ये बता दो, अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, यानी इस कमांड को चलाएंगे readme.md, तो ये यहां एक एडिशनल फाइल बना देगा। फिर मैं बताता हूं, ठीक है क्या करें,
title readme did not match any files. यहां पे आप मैनुअली वो फाइल बना लें, और अगर ना भी बनाए तो ये सेकंड स्टेप यू आर सिक्योर टू सर ये यूज क्यों होते हैं बहुत ज्यादा? फ्रिज लिया कभी आपने, मोबाइल लिया आपने, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, यस वो किस लिए होता है? रीडमी क्यों होता है? ताकि वो यूज कर कभी पढ़ा आपने? मैंने भी नहीं पढ़ा इसलिए मैंने कहा इसको आप इग्नोर कर देंगे। होता ये है कि अगर ये सॉफ्टवेयर टूल आप किसी और को देना चाहें और साथ उसको डॉक्यूमेंटेशन देना चाहें कि इसको यूज कैसे करना है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन किधर लिखेंगे आप? रीडमी में लिखेंगे। बात समझ आ गई? तो इसलिए अगर आप ये स्किप कर दें, मतलब मेरे कभी नहीं भाई आपने, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में ये चीज यूज होती है कि आपको साथ रीडमी देना पड़ता है। अब देखिए मैं बताता हूँ अपनी एक रैपो में जहां मैंने रीडमी ऐड किया। एनीवे, अब मैं अगर इस रीडमी वाली कमांड को चलाऊंगा ना तो होपफुली ये चल जाएगी। It still is not recognizing, did not match. Read READ, oh spelling गलत है दोबारा, READ.MD। ठीक है, let's once again run this command। yes, edit हो गई, एरर ना दे तो इसको सक्सेसफुली ऐड हो। तो रीडमी का पता लग गया किस लिए होती है। ये बताए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं गेट वाला। जितने भी हाईएस्ट प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो ये काम करते हैं, गिट पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो अब गिट ऐड रीडमी भी हो गया। अब इस रीडमी में आप कुछ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं वो बात बताता हूं। तीसरा स्टेप, मैं देखें जुबानी कुछ भी नहीं याद कर रहा सारा में। तीसरा स्टेप यह है कि आपने गिट कमिट एम। अच्छा, ये चीज आपने पता क्या देनी है, ये गिट कमिट का मतलब यह है कि आप इसको सबमिट कर रहे हैं। जो कुछ आपने लिखा है, जो कुछ इन दोनों फाइलों में आपने लिखा है index.html CSS में, उसको आप ऐड कर रहे हैं, अपने लोकल सिस्टम में सेव करें। ऐड करने के बाद अपने लोकल सिस्टम में सेव करें। यहां पे आप गेट -m का मतलब है कोई मैसेज, यहां कोई भी मैसेज दे दें, जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स, एंटर कर दें। वन फाइल चेंज, 0 इंसर्शन 0 डिलीशन। अच्छा, अब मैंने बल्कि इससे पहले एक और काम भी करना होता था, इन्होंने शायद वो नहीं दिया। git add this, कमेंट से पहले ये करना है, git add this, फिर git commit -m, वही पुरानी कमांड। आप एरो की दबाएंगे तो पुरानी कमांड आ जाएगी। ठीक है, एंटर, डन। दिस, ये तीनों कमांड में लिख दूंगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने करना है जी, अच्छा ये काम हो गया, git commit -m this। उसके बाद आपने करना है सिंपली ये मैं छोड़ रहा हूं, बाय डिफॉल्ट ब्रांच क्या होती है ये मैं छोड़ रहा हूं। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पे मैं करूंगा पेस्ट, git remote add। अब इसका मतलब क्या है, मेरे इस करंट फोल्डर को रिमोट ओरिजिन जो कि है github.com/yaser1b6js-basics.git, इस फोल्डर को उस गिटहब के साथ लिंक कर दो। समझ आई बात? मेरा इसमें लिंक कर दिया क्योंकि मैं पहले से लॉगिन हूं। आप अगर लॉगिन नहीं होंगे तो 2 स्टेप आपको देगा। आपके पास लैपटॉप है, कल लाजमी आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें हो सकता है एक जगह यहां पे आपसे वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो आपने सिंपली जो ईमेल है वो हटा के अपना ईमेल दे देना, यूजर नेम दे देना, और फिर ये ऑथराइज करवाएगा। अगर ये नहीं होता कल तो मुझसे आप लैपटॉप लेगा, मैं आपको कर दूंगा। और ऑनलाइन वाले जरूर आज इसको ट्राई कीजिएगा, कल मसला हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ऑनलाइन 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करा दूं। मेरा ये होगा बिकॉज मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन था गिटहब में। ठीक है, अब इसके बाद काम क्या होना है, अगला है सिंपली गेट पुश। ठीक, तो आपने सिंपली ये कमांड यहां से उठानी है और यहां पे लगानी है। ठीक है, अभी भी एरर है, मैंने सिंपली गेट पुश किया तो उसने मुझे कुछ सजेशन दी। द करंट ब्रांच मास्टर हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच टू पुश द करंट ब्रांच। इसको पढ़े बगैर ये जो लाइन देगा ना, आपने इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है।
देर बाद ये सब कुछ ओके करके आपको दे देगा। अब जब ये सब कुछ ओके हो गया, Yes, sir. वापस आप जाएंगे यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि जब ओके करेंगे तो इसको आगे रिफ्रेश करें आप, वो जो आपके लोकल फंड में सब कुछ यहाँ आ गया। Yes. बात ठीक हो गई जी? Yes, sir. अब ये वन टाइम प्रोसेस है सिर्फ, अब देखिएगा जरा गौर से, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस फोल्डर में काम करूंगा ना, ये मेरी चेंजेस को ट्रैक कर लेगा, पकड़ लेगा आपने क्या क्या किया है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कोई भी डिव ऐड करता हूँ एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल पी टैग, और भी चल जा, इंटरनेट की वजह से लैग नहीं इसका इंटरनेट होता तो वो सिंक के दौरान टाइम लेता है। अभी तो नॉर्मली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होती, अब ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब आप नेक्स्ट चेंज करेंगे, उसको पुश करेंगे तो फिर डायरेक्ट चली जाएगी, फिर इंटरनेट का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। ये सिस्टम में शायद स्लोनेस है थोड़ी सी। इस आखिरी स्टेप को ना गेट वाले को लाजमी कीजिएगा, आज मुझे कल इसकी रिपोर्ट दीजिएगा कि आर यू एबल टू सिंक इट सक्सेसफुली टू द, फिर मैं इसके आपको सुनाऊंगा तारीफें। और डेली हम काम या डेली इनफैक्ट वीकली जो भी काम हम करेंगे वो गेट के साथ ही करेंगे। नॉर्मली या मैनुअली कोई चीज भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सब कुछ ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएंगे। एनीवे ये हट गया, लोडिंग नहीं हटा, क्या हो गया यार। अच्छा चल, सो नाउ अगर मैंने कुछ चेंज की, देखिएगा ये क्या आ गया, M का मतलब मैंने इस फाइल को मॉडिफाई किया। और ये इसको किसने बताया कि मैंने मॉडिफाई किया? गिट ने। कौन सा गिट ने? जो मैंने लोकल सिस्टम में गिट इंस्टॉल किया भाई। ऑनलाइन अभी कनेक्टेड सिंक है, कनेक्टेड नहीं। किसने बताया इसको मॉडिफाई हुआ है? गिट ने। अब मैंने ये जो नई चेंज है इसको ऑनलाइन देना है, तो क्या करूंगा? 3 स्टेप। गिट ऐड दिस। गिट ऐड डॉट का मतलब यह है कि जो डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी में जितना कुछ भी है उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। किधर? गिट में। गिट हब में नहीं अभी, गिट में, लोकल में। सेकेंड स्टेप होता है जी गिट कमिट -m एडेड अ पैराग्राफ, 1 फाइल चेंज, 3 इंसर्शंस, 1 डिलीशन। इवन जो बैक स्पेस के साथ आप डिलीट करते हैं उसको भी पकड़ लेता है। ये ट्रैकिंग कर रहा है। हो गया पहला स्टेप गिट ऐड, दूसरा स्टेप गिट कमिट, और तीसरा स्टेप गिट पुश। क्लियर? तो वैसे स्क्रीन साफ करने के लिए अब ये नेट पे चला रहा है सारी चीजें। हो गया सक्सेसफुल। अब जरा यहां आए, एडिट अ पैराग्राफ 30 सेकंड अगो। और अगर आपने जाना है और देखना है कि क्या ऐड हुआ है और क्या नहीं ऐड हुआ, सॉरी यहां पे इस पे जाएं, वो ये कह रहा है जी कि आपने ये कुछ यहां पहले डाला, फिर रिमूव किया, और फिर ये सारा कुछ डाल दिया। यहां हमने पहले डिलीट किया था ना कुछ, ये सारा कुछ आपने डिलीट, किस टाइम डिलीट किया, किस बंदे ने डिलीट किया, क्या क्या डिलीट किया, और क्या क्या ऐड किया, कब कब ऐड किया, ये सारी ट्रेसिंग और ट्रैकिंग इसके ऊपर। ये आखिरी चीज ये होगी, आप यानी 1 टाइम आपने कॉन्फ़िग में टाइम लगाया ना, नेक्स्ट टाइम जब भी ये काम करेंगे तो आपकी ये 2 कमांड चलेगी बस। 3 गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश। अब आपको कोई यूएसबी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपना कोड घर से करके पुश करके मुझे ये लिंक सेंड कर देंगे, दैट्स इट। और वो भी उस ग्रुप में जो ग्रुप अभी हम बनाएंगे। आप अपने अपने नंबर लिखवा दें। बिल्कुल रिकॉर्ड उसी ग्रुप में, सब कुछ सारी कोऑर्डिनेशन उसी ग्रुप में। कोई सवाल हो, वीकडेज में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कहीं फंसे हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी हो, उस ग्रुप में ऐड कर दें। मैं जवाब ना दे सका, आप सारे एक दूसरे को जरूर जवाब दें। इससे बहुत अच्छी लर्निंग होती है, ये एक्सपीरियंस है।
ठीक है जी। सो अभी मुझे फोन नंबर जरूर देके जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. This is all we had to do for today and इंशाल्लाह कोई और जी ऑनलाइन किसी का सवाल हो तो पूछ लें जी। कोई सवाल नहीं है तो मुझे नंबर दे दीजिएगा आपके ग्रुप में एडिशन के लिए। मुझे इनबॉक्स में डाल दें जरा प्लीज अपने अपने नंबर, किसी चैट के इनबॉक्स में प्लीज, मोबाइल नंबर जिस पे व्हाट्सएप बने हुए आप। जुनैद साहब का है, उनको जरूरत नहीं है, उबैर साहब का भी है, उनको भी जरूरत नहीं है, उजैर बल्कि आपका भी है, आपको भी जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू जी जी। सर अगर आगे वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन होगी, ये तो ऑनलाइन नहीं होगी? नहीं ये नहीं ऑनलाइन होगी। इवन जो कोविड के पूरे 3 दिन थे ना उसमें भी दरवाजा बाहर से बंद होता था, पिछले 4 दरवाजे से बंद था। होपफुली नहीं बंद होगी इंशाल्लाह। आज आप मतलब नॉर्मली बारिश में लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन मुझे घर वालों ने कहा छुट्टी कर लो, मैंने कहा जी कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मेरे स्टूडेंट अगर आ गए और मैं ना आया तो दैट्स क्वाइट बैड। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम ग्रुप में आपस में एक दूसरे को सिंक रखेंगे। यानी अगर मैंने क्लास कैंसिल करनी है तो होपफुली कि मैं 1 घंटा 2 घंटे पहले एटलीस्ट बता दिया करूंगा कि यार आज क्लास नहीं ले सकूंगा, लेकिन वो जो मिस होगी उसका मेकअप करेंगे। Yes, sir. वो वीकडेज में इवनिंग में हो सकता है, जब वो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी मतलब सबसे कंसल्टेशन। थैंक यू वेरी मच जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपको इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रिकॉर्डिंग